बच्चों, हम लोग कैपेसिटेंस की सर्किटरी डिस्कस कर रहे थे कि सर्किट्स कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो मैं एक थोड़ा सा जो है ना, एक मजेदार सवाल है, थोड़ा बहुत आसान है लेकिन थोड़ा आपको मजा आएगा और लगभग लगभग हर किताब के अंदर क्वेश्चन है, हर टीचर करवाता है। जरा देखना आप क्वेश्चन को। ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है। देखना मैं क्या बना रहा हूं सर्किट में। ये एक कैपेसिटर है, फिर ये एक कैपेसिटर है, और फिर ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट है, राइट। ए और बी दो पॉइंट्स हैं, आप समझने की कोशिश करें। हमें ए और बी के बीच नेट कैपेसिटेंस निकालना है। इनकी वैल्यूज इस तरह से हैं। ये 10 माइक्रोफैरड है, 10 माइक्रोफैरड, वो भी 10 माइक्रोफैरड है। ये 5 माइक्रोफैरड है, वो 10 माइक्रोफैरड है। ये 5 माइक्रोफैरड है, वो 10 माइक्रोफैरड है, और ये 5 माइक्रोफैरड है ना। अच्छा, आपको ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो, बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये वाला 10 माइक्रोफैरड और ये वाला 10 माइक्रोफैरड ऑब्वियस है, सीरीज में लगे हुए हैं। जब सीरीज में लगे हुए हैं तो 10 एंड 10 सीरीज में लगे हुए हैं तो 5 माइक्रोफैरड आएगा, करेक्ट, 5। अब ये वाला टोटल 5 इस वाले 5 के साथ पैरेलल में है, तो ये 5 और 5 पैरेलल में ऐड हो जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये सारा मिला के 5 हो जाएगा कंप्लीट। फिर ये पूरा का पूरा 5 और नहीं, सॉरी, ये सारा मिला के 10 हो गया ना। ये 10 और ये 10 मिला के 5 हुए, 5 एंड 5 पैरेलल में 10 हो गए। फिर ये सारा 10 और ये 10 मिला के वापस 5, क्योंकि सीरीज है तो वापस 5। फिर ये 5 और 5 वापस मिला के 10, है ना। और फिर ये 10 पूरा और ये 10 वापस 5, और 5 और 5 वापस, यानी कि 10 माइक्रोफैरड आंसर आ गया। देखिए कितना आसान सा सवाल है ना। एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये एक जो है इजी सा एक क्वेश्चन करवा दिया, जिससे आपको सीरीज पैरेलल का आइडिया लग गया है कि भाई सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस आएंगे तो हाउ विल यू सॉल्व, किस तरह से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, मेरे पास आपका फॉर्मूला चार्ट जो है ना, उस पर विचार करिए आप। ये तो मैंने अपनी तरफ से करवा दिया, याद आ गया मेरे को। फॉर्मूला चार्ट में देखिए, क्वेश्चन नंबर डू योर सेल्फ जो है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तक कल हम कर चुके थे। फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है लैडर सर्किट। तो देखिए, फॉर्मूला चार्ट क्वेश्चन नंबर 5, डू योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। लैडर सर्किट दे रखा है। एक्चुअल में लैडर सर्किट में बताऊं क्या चक्कर है, ऐसे बहुत सारे सर्किट्स आपको मिलेंगे बुक्स के अंदर, और वो इनफाइनाइट सर्किट्स होंगे। आपको उसका सॉल्यूशन करने का मैं एक अप्रोच बताऊंगा, और हर हालत में आपको बार बार वही अप्रोच लगानी है। तो देखिए, लैडर सर्किट जो है ना, सबसे पहले उसको देखना होता है अच्छी तरह से कि लैडर सर्किट में इनफाइनाइट सर्किट तो होता ही है, लेकिन एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है। वो कॉम्बिनेशन बार बार रिपीट हो रहा होता है, बार बार रिपीट हो रहा होता है, और उस रिपीटेशन वाला जो है ना, उसको आपको चेक करना है। तो देखिए, मैं यहां बना रहा हूं, मुझे जो लैडर सर्किट दिख रहा है उसको मैं चेक कर रहा हूं, क्या है ये। हाँ, इस लैडर सर्किट में इन्होंने एक सर्किट बनाया, फिर बाद में पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A1 B1। अच्छा, वो भी पता करना, ठीक है, कर देते हैं। तो देखिए, आप यहां पर लैडर सर्किट बना रखा है 6C और CCC। तो देखो, मैं जरा इसको बना रहा हूं। ये बेटा एक ये ए बी है, ए और बी दो पॉइंट्स है ना, ए और बी दो पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इन्होंने एक वोल्टेज लगा रखा है, जिसको V कहा है। इन्होंने इसको V कहा है, करेक्ट। अब यहां पर एक 6C का कैपेसिटर है, 6C कोई यूनिट होगी, 6C। यहां भी एक 6C है, यहां भी एक 6C है, यहां भी एक 6C है, मतलब आगे तक है, इनफाइनाइट है लैडर। 6C चलता जा रहा है, राइट। और एवरी 6C के आगे एक C है,
देखो ये आपका यहां से तो सीधा जा रहा है, ये सी है बेटा, यहां पर ये सी है, ये सी है, ये लैडर सर्किट कहलाता है ना, और ये सी है, राइट। नाउ दिस सर्किट इज गोइंग टू इंफिनिटी, करेक्ट। अब ऐसे लैडर सर्किट को सॉल्व कैसे किया जाए, तो उसका बड़ा सिंपल अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको, कि आप सबसे पहले वो एक सेट ढूंढ लीजिए जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए इट इज वेरी ऑब्वियस दैट 6C C 6C एंड C 6C एंड C 6C एंड C। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट का सेंस मैं आपको बता रहा हूं, जो हम जनरल जानते हैं ना इनफाइनाइट का सेंस। इनफाइनाइट का सेंस ये है कि अगर उसमें एक स्टेप और जोड़ दिया जाए, एक बूंद और डाल दी जाए, तो समुद्र समुद्र ही रहेगा। जैसे किसी ने एक समुद्र में एक बूंद पानी और डाल दिया, तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, समुद्र ही है। तो अगर हम उसमें एक सेट और जोड़ दें तो आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इस लैडर सर्किट को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आप इसका आंसर मान ले में जेड है, तो सपोज द आंसर इज जेड, कुछ भी मान लो, कुछ भी, कोई जरूरी नहीं है जेड माने, आपको हो सकता है जेड नहीं मानने की इच्छा हो, आपको आंसर इसका क्यू मानने की इच्छा हो रही हो, आपको इसका आंसर पी मानने की इच्छा हो रही हो, जो मर्जी है मानो यार, मेरी आदत जेड मानने की है ना। तो इसका पूरे का आंसर जेड है साहब, हमने मान लिया, हमने मान लिया, तो आंसर जेड आ गया, करेक्ट। अब अगर ये जेड जो आंसर आया है इसमें मैं एक सेट और ऐड कर दूं, है तो आंसर में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, अगले पेज पर देखिए, ये आपका जेड है जी, क्या है आपका, एक मिनट मैं यहां बना रहा हूं जेड, दिस इज जेड एंड व्हाट इज दिस जेड, जेड इज एक्चुअली ए एंड बी गिवन टू यू। देखो ए बी आपको गिवन है ना, देखो पिछला वाला पेज, ए बी आपको गिवन है, ए एंड बी, और मैंने इसको जेड मान लिया पूरे को, करेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, बाद में फिर अगला काम कर लेंगे। हाँ, तो हमेशा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का यही तरीका है कि आप उसका रिजल्ट मान लो जेड, करेक्ट। अब जब आपने रिजल्ट जेड मान लिया, अब मैं इसके आगे एक सेट और लगा रहा हूं, है, तो एक सेट और लगाइए आप इसके आगे, है ना। देखो भाई उधर तो इनफाइनाइट है, आप ध्यान दीजिए, ये थोड़ा ये भी एक गेम है कि इधर तो इनफाइनाइट है, इधर तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे लगाने के लिए, ये तो इनफाइनाइट पर है साहब। आप जो है ना रुड़की में है, वो जो एंड है वो लंदन में या न्यूयॉर्क में है, आप कहाँ पहुंचेंगे, आपको तो इधर ही जोड़ देना है? तो आंसर में चेंज नहीं आना चाहिए, यानी आंसर जेड ही होना चाहिए। तो मैं यहां पर एक सेट बिल्कुल एज सच वैसा का वैसा जोड़ूंगा, 6C एंड C, और फिर इसको ऐसा जोड़ दूंगा, है ना। और यहां पर मैं इसका नाम रख देता हूं कुछ भी, मान लो A2 B2 रख देता हूं, A2 B2 रखा मैंने नाम। अब A2 B2 नाम क्यों रखा, A2 B2 नाम इसलिए रखा कि A1 B1 इन्होंने रख रखा है, अच्छा इन्होंने A2 B2 भी रख रखा है, ओके, इन्होंने A3 B3 भी रख रखा है, उडी बाबा, ओहो, चलो इसको PQ रख देते हैं अपन, है ना, अपन PQ रख देते हैं, अपन नया नाम रख लेते हैं, MN रख दो, MN रख दो, PQ मत रखो। अब आपको मैं बताऊं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको कहना चाह रहा हूं CPQ, यानी कि PQ के बीच में जो C आएगा, नेट कैपेसिटेंस बिटवीन PQ, इट शुड बी जेड। इनफाइनाइट का मतलब यही होता है कि इन्फिनिटी में आपने अगर एक सेट और जोड़ दिया तो इट विल मेक नो डिफरेंस, तो CPQ इक्वल टू जेड। अब CPQ में देखो ये जेड और C ये पैरेलल में है और वो 6C सीरीज में है, तो देखो जो पैरेलल वाला है ना उसको मैं लिखूंगा C प्लस जेड, ये पैरेलल वाला आ गया, दोनों पैरेलल को जोड़ दिया। अब सीरीज वाला है ना, सीरीज वाले को मैं यहां पर लिखूंगा 6C और फिर यहां पर लिखूंगा C प्लस जेड प्लस 6C। आप ध्यान दीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैंने आपको नेट फॉर्मूला बताया था सीरीज के लिए, फॉर सीरीज के लिए मैंने आपको नेट फॉर्मूला बताया था, C नेट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर दो कैपेसिटर का हो तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2,
तो बेटा मैंने यही किया है यहाँ पे, है ना। हाँ, अब आप देखिए इसको हम लिख दे रहे हैं जेड, हमने जेड लिख दिया इसको। अब इसको जेड लिख करके अब हम सॉल्व करेंगे। अब दिस विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल ऑनेस्टली सॉल्व करेंगे, यानी हम किसी तरह का कोई वो नहीं करेंगे। तो देखना जरा, 6c², कोई लापरवाही नहीं, है ना। 6c² प्लस 6cz इक्वल टू, इसको लिखो cz, है ना, प्लस z² प्लस 6cz, वापस से आ गया, है ना, 6cz। चेक करो, ठीक है। तो 6cz से 6cz उड़ा दो आप। अब आप देखना जरा, आपका रिजल्टेंट इक्वेशन ये आ रहा है, चेक करना जरा, z² प्लस cz माइनस 6c² इट इज इक्वल टू 0। चेक करिए, तो आपका जो z आएगा ना, ये z आएगा आपका। अब आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, तो मैं कर रहा हूं। देखो, z आना चाहिए आपका माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये आपका जो है रूल है। तो ये माइनस b आया प्लस माइनस √ माइनस क्या लिखना, आप तो प्लस ही लिखो, b² है आपका c² एंड प्लस 4ac ना, तो मुझे लग रहा है कि ये प्लस 4ac। देखिए ये c जो है ना वो -6 है, माइनस 4ac, ये माइनस 4ac आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ 4a की जगह 1 और c की जगह -6c²। आप चेक करिए, /2 आएगा बेटा। तो जरा चेक करिए आप, -c प्लस 5c/2। तो आप जरा इसका आंसर देखेंगे ना, तो आई थिंक इट विल कम आउट टू बी, क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 4c/2, यानी कि 2c आएगा जी। चेक करिए आंसर 2c है क्या? हाँ, इसका आंसर 2c है। अब ये आपका एक काम कंप्लीट हो गया, एक काम कंप्लीट हो गया 2c का। अब यहां अब ये 2c रिजल्ट है साहब, सारा रिजल्ट 2c है। इसका मतलब ये हुआ कि z 2c है। तो देखो, अब मैं इसका जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है a', b' पर आप जो है ना वो पता लगाओ पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए मैं इस सवाल को अगले पेज पर कर रहा हूं। देखो क्या है, आपका a है, आपका b है। a और b के बीच इन्होंने एक वोल्टेज v लगा रखा है, राइट। यहां इन्होंने 6c कहा है, फिर यहां इन्होंने c कहा है, ऐसा ही है ना। ये 6c है और ये c है, करेक्ट। अच्छा, यहां पर मैं लिख देता हूं z इक्वल टू 2c। ये आपका a', b' था। देखिए इसमें आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इनफाइनाइट सर्किट में से अगर आपने एक सेट हटा दिया तो इट मेक्स नो डिफरेंस, आपने एक सेट जोड़ दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनफाइनाइट लैडर सर्किट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट लैडर सर्किट का मीनिंग है कि इफ यू हैव रिमूव्ड वन सेट, आंसर विल रिमेन सेम। आप एक सेट ऐड कर दे तो भी आंसर सेम रहेगा, यानी कि वो तो z ही रहेगा, है ना। तो z इक्वल टू 2c। कुल मिलाकर के ये अगर मैं दोनों जोड़ देता हूं, z इक्वल टू 2c और c, तो ये हो जाता है 3c। यानी इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा है, a b, यहां बेटा वोल्टेज v लगा रखा है, यहां पर 6c है और यहां पर 3c है। ये आपका a1 b1 है ना। हाँ, ये आपका a1 b1 था, है ना। a' b' लिख दिया मैंने गलती से, तो ये a1 b1 है आपका। चेक करो, एंड दिस इज 3c, इट इज 3c, करेक्ट। अब जब ये आ गया ना, तो देखो 6c एंड 3c क्या होगा, 2c हो जाएगा। चलिए वो तो आ गया, तो 6c एंड 3c का रिजल्ट, क्योंकि ये सीरीज है, नाउ इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो देखिए c नेट चेक करना जरा, c नेट क्या है चेक कर दो। 6c और 3c सीरीज में है, 6c और 3c सीरीज में है,
तो 6C इंटू 3C अपॉन 6C प्लस 3C, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला है सीरीज का फॉर्मूला, परमानेंट है ये, कभी भी ये फॉर्मूला गड़बड़ नहीं होगा। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2C, ये आ रहा है 2C। 2C आना भी चाहिए भाई, सच्ची तो बात है, 2C आना भी चाहिए ना, नेट वही तो है, आप कितना ही कर लो आएगा तो 2C। ठीक, अब ये 2C आ गया, इसका मतलब चार्ज कितना आएगा। तो देखिए अब आपके पास ये 6C वाला कैपेसिटर है, ये 3C वाला कैपेसिटर है, तो भैया सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम आएगा, चार्ज अलग अलग नहीं आएगा। इसका मतलब Q1 बराबर Q2 बराबर Q बराबर C नेट इंटू V, ये ध्यान रखना, C नेट इंटू V। C नेट कितना है, C नेट है 2C, V आपका V है, ये आपका फाइनल चार्ज आया। इस पर चार्ज कितना आया, इसके ऊपर चार्ज कितना आया, इस पर चार्ज आया है 2CV। इस पर चार्ज कितना आया, इस पर चार्ज आया है 2CV। हमें इन्होंने A डैश B डैश पर वोल्टेज पूछा है, तो देखिए वोल्टेज अक्रॉस A1 B1 इट इज इक्वल टू Q अपॉन C। चलो जी, तो देखिए चार्ज कितना है 2CV, C कितना है यहां पर 3C है, 3C है, तो देखना 2/3V है क्या, ये आपका जो है ना यहां पर क्या आ गया, वो आ गया नेट पोटेंशियल आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे 6 वाला फॉर्मूला चार्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्मूला चार्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए फॉर्मूला चार्ट क्वेश्चन नंबर 6 है C एंड 3C और ये V है। इनिशियल चार्जेज ऑन बोथ द कैपेसिटर्स आर CV। Find change in potential energy of both if battery is connected as shown. Also find the work done by battery. एक मिनट जरा देखो, इनिशियल चार्जेज ऑन बोथ द कैपेसिटर्स आर CV, दोनों पर CV चार्जेस आप, ठीक है, दोनों पर CV चार्ज है इनिशियली। फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ इफ बैटरी इज कनेक्टेड एज शोन। ओके ओके, ऑल्सो फाइंड द वर्क डन बाय बैटरी। देखो साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। सबसे पहले दो कैपेसिटर अलग अलग बनाए हैं, एक कैपेसिटर है C कैपेसिटी का और दूसरा कैपेसिटर है 3C कैपेसिटी का। 3C कैपेसिटी है ना, हाँ, ये दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर C कैपेसिटी का है, दूसरा कैपेसिटर 3C कैपेसिटी का है। और इसके ऊपर इन्होंने कहा है कि चार्ज है CV, इसके ऊपर इन्होंने कहा है चार्ज है CV। ऐसा कुछ किया होगा इन्होंने जुगाड़, है ना, पहले ही कर लिया जुगाड़। तो ये प्लस प्लेट बताइए, ये माइनस प्लेट बताइए। इन्होंने प्लस माइनस प्लेट दिखा भी रखी है डायग्राम में, क्वेश्चन के डायग्राम को ध्यान से देखो, राइट। तो प्लस माइनस। अब उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा कि इस पर भी CV चार्ज है, उस पर भी CV चार्ज। एक्चुअली पता है क्या किया होगा, मैं बताता हूँ क्या किया होगा, सवाल बनाने वाले ने किया क्या होगा। इसको V वोल्ट से चार्ज किया होगा और इसको V/3 से किया होगा बाई चांस, राइट। फिर ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों कैपेसिटर्स को ऐड कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखना ये कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, प्लस को प्लस से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कोई घोटालाबाजी नहीं, प्लस को प्लस से कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, माइनस को माइनस से कनेक्ट कर रहे हैं। इसका प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, इसका माइनस है, करेक्ट। और फिर वोल्टेज V से कनेक्ट कर दिया, ये वोल्टेज V से कनेक्ट कर दिया। इसकी कैपेसिटी C है, इसकी कैपेसिटी 3C है। अब देखिए क्या घटना घटित होने वाली है। ये कह रहा है फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ इफ बैटरी इज कनेक्टेड एज शोन। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, यहां इनिशियली कुछ लिख रखा है इन्होंने, अच्छा इनिशियली T = 0, राइट। तो ध्यान दो अब कि ये आपका कैपेसिटर C है, ये 3C है, ये वोल्टेज लग गया।
तो मैं आपको बताता हूं कि जब इस तरह से कोई बैटरी कनेक्ट की जाती है तो इस बैटरी का पोटेंशियल ही कैपेसिटर का पोटेंशियल बन जाता है। हाँ जी, वही पोटेंशियल, यानी इस पर भी V आ जाएगा लास्ट में और इस पर भी V आ जाएगा लास्ट में, करेक्ट। अब इन्होंने हमसे पूछा है सबसे पहले फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ इफ बैटरी इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ, यानी कि एक की पोटेंशियल एनर्जी दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी। देखो सबसे पहले मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, इस वाले कैपेसिटर की। इस वाले कैपेसिटर की बेटा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यही लिख देता हूं मैं, है ना। U1 इज नेचुरल है हाफ CV स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा, इस वाले कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी मैं यहां लिख देता हूं U2 इट इज इक्वल टू हाफ। अच्छा, अब ये देखो कि क्यों दे रखा है ना आपको, यहां तो आपने चलो CV स्क्वायर लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसका वोल्टेज V है, इसका वोल्टेज V है ना। लेकिन यहां पर आपको अब जो है ना इसका वोल्टेज निकालना पड़ेगा पहले। इसका चार्ज CV है और ये कैपेसिटेंस 3C है, तो वोल्टेज आएगा V/3। तो आप इसको लिखेंगे 3C इंटू V/3 का होल स्क्वायर, है ना। ये U2 आ गया आपके पास, तो ये आपके पास में आ रहा है 1/2 3C इंटू V स्क्वायर अपॉन 9, यानी कि ये 1/6 CV स्क्वायर आया। देखो आप चाहते तो ये कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते थे, यहां पर कर रहा हूं मैं। देखो U1 यानी कि इनिशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर आप लिख सकते थे Q स्क्वायर अपॉन 2C। Q स्क्वायर है आपका C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C माने 2C, तो ये आ जाएगा 1/2 CV स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा, इसी तरीके से आप U2 जो है ना सेकंड कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी लिख सकते थे Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो देखिए Q स्क्वायर है आपका C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। 2C माने कहां गया, 2C माने 6C आएगा ना, हाँ 6C आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/6 CV स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते थे U1 U2। चलिए कोई बात नहीं, अब हम इसको जो है ना चेंज की बात करेंगे। बाद में तो साहब इसका भी V होगा इसका भी V होगा, दोनों का सेम होगा। इसका मतलब U1 डैश नया, तो वो आएगा हाफ CV स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि U1 डैश तो U1 के बराबर ही है। इसका मतलब फर्स्ट वाले कैपेसिटर में डेल्टा U1 इज 0, फर्स्ट वाले कैपेसिटर में डेल्टा U1 बराबर 0। अब हम सेकंड कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो सेकंड कैपेसिटर में U2 डैश बराबर हाफ इंटू 3C इंटू V स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3/2 CV स्क्वायर, क्योंकि अब आपका ये है। अब देखिए, अब डेल्टा U2 निकाल रहा हूं मैं, डेल्टा U2 आएगा U2 डैश माइनस U2। देखिए हमेशा जब आप चेंज की बात करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करिए, हमेशा चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब कभी भी इनिशियल माइनस फाइनल नहीं होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करें तो 3/2 CV स्क्वायर माइनस 1/2 CV स्क्वायर। चेक करना, ओहो 1/6 से पहले वाला, उड़ी बाबा रे, है ना, 1/6 CV स्क्वायर। अब आप जरा कैलकुलेशन करो, CV स्क्वायर को कॉमन ले रहा भैया, 3/2 में से 1/6 घटाइए, है 3/2 में से 1/6 घटाइए, मैं यही लिख देता हूं। तो 3/2 में से 1/6 यहां घटा दो, है ना, ये आप लोग कर लिया करो। वो तो 6 तो कितना आ जाएगा, 9 - 1 आएगा शायद, 9 - 1 यानी 8/6। 8/6 का मतलब होता है 4/3 आएगा, है ना, तो 4/3 आ जाएगा भैया यहाँ पे। तो मेरे को लगता है ये आंसर आपका आ गया 4/3 CV स्क्वायर। हाँ 4/3 CV स्क्वायर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इन्होंने एक अगला सवाल इसी के अंदर पूछा है कि फाइंड आउट द वर्क डन बाय द बैटरी। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी। तो देखो बेटा, इसके लिए वर्क डन के लिए मैं एक बार इस बोर्ड को यहाँ पे थोड़ा क्लीन करूंगा, साफ करूंगा, यानी कि मैं रबर से मिटाऊंगा, है ना, और उसके बाद मैं सारा चार्ज कैलकुलेट करूंगा। बैटरी का मैंने कल आपको बताया था कि वर्क डन बाय एनी बैटरी इज Q इंटू V, Q इंटू जो EMF है उसका। तो मैं एक बार इसको जरा साफ कर दे रहा हूं,
देखिए आप जरा, सॉरी, टोटल इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम, ये आपका ये था ना, और ये आपका पोटेंशियल ये था, ठीक है। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं टोटल इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम, इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम, टोटल इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम। देखो क्या आएगा टोटल इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम, इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम आएगा CV प्लस CV बराबर 2CV, ये आपका इनिशियल चार्ज आ गया, इट इज क्यू इनिशियल। चलिए जी, अब अपन क्यू फाइनल निकालते हैं, टोटल फाइनल चार्ज ऑफ द सिस्टम, फाइनल चार्ज में इसका CV होगा प्लस इसका 3CV होगा, यानी कि 4CV जो है ना फाइनल चार्ज आ गया, 4CV फाइनल चार्ज आ गया, करेक्ट। अच्छा, इसका मतलब 2CV चार्ज तो पहले था, 4CV फाइनल आ गया, तो डेल्टा क्यू इज नेट चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, नेट चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, चार्ज सप्लाई करेगी साहब, सप्लाइड बाय द बैटरी, बैटरी का ईएमएफ क्या है, V है, तो साहब नेट चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी आ गया 4CV माइनस 2CV, तो इसका मतलब 2CV आ जाएगा, आपका नेट चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी आ गया, करेक्ट। अच्छा, वर्क डन बाय बैटरी आ जाएगा आपका वर्क इक्वल टू व्हाट, डेल्टा क्यू जो भी चार्ज सप्लाई है इनटू उसको वोल्टेज से उसके ईएमएफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अब इसका ईएमएफ इन्होंने V दे रखा है, अगर इसका ईएमएफ 2V देते तो हम उससे करते, जो दिया उससे करेंगे, है ना। ये 2CV इंटू V, तो आई थिंक दिस विल बी 2CV स्क्वायर, चेक करिए, ये वर्क डन बिल्कुल। अब चलिए हम किरचॉफ्स लॉ की बात करेंगे, और किरचॉफ्स लॉ की बात करते समय हम जो है ना इसमें बहुत सारी बातें करूंगा मैं किरचॉफ्स लॉ की बात करते टाइम, तो वो थोड़ा सा आप लोग देखिए कि हम क्या करने वाले हैं। देखो बेटा, बहुत फेमस लॉ है और बड़े इजी लॉ है किरचॉफ्स लॉ जो है ना, मैं दोनों चीजों के लिए बताऊंगा, रेजिस्टेंस सर्किट के लिए भी और कैपेसिटिव सर्किट के लिए, तो मैं दोनों के लिए एक साथ ही बता दूंगा किरचॉफ्स लॉ, है ना। हाँ, थोड़ा सा यहां बता देता हूं। तो सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ कैपेसिटिव सर्किट के लिए, आपको मैं यहां पे एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं कि किरचॉफ्स लॉ कैपेसिटिव सर्किट के लिए जो होते हैं ये आपके एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते, हाँ कभी नहीं पूछे जाते, बोर्ड में भी नहीं पूछे जाते, कहीं नहीं पूछा जाता, लेकिन किरचॉफ्स लॉ जो है ना रेजिस्टिव सर्किट के लिए बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, तो वो तो फिर एक डिटेली बात है। फिलहाल हम जो है इस पे किरचॉफ्स लॉ जो है ना कैपेसिटिव सर्किट के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, क्योंकि इसको पूछा नहीं जाता ज्यादा, इसलिए मैं इसमें क्या करूंगा कि इसको बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझा दूंगा। फर्स्ट लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फर्स्ट लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं इसको, है ना। हाँ थोड़ा अच्छी तरह से ऐसे बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक मिनट जरा, फर्स्ट लॉ को मैं यही लिख देता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेसिकली ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही है। क्या है सर लॉ, क्या है लॉ है इन एनी सर्किट और इन एनी नेटवर्क, ध्यान दो, इन एनी सर्किट और इन एनी नेटवर्क, इन एनी नेटवर्क। देखिए थोड़ा सा हम इसको जो ना ब्रॉड बना रहे हैं लॉ को, इन एनी सर्किट और इन एनी नेटवर्क एट एनी पॉइंट, इन एनी नेटवर्क एट एनी पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट हो, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, सिग्मा क्यू इनकमिंग इक्वल टू सिग्मा क्यू आउटगोइंग, ये आपका रूल नंबर 1 है। इसका रूल का बड़ा सिंपल सा सीधा सा मीनिंग है, आपके सर्किट में कोई सा भी पॉइंट है जी, उस पर जितना चार्ज आया है ना उतना चार्ज जाएगा, वहां एक्यूमुलेट नहीं होगा चार्ज, यानी कि किसी भी सर्किट में किसी भी पॉइंट पर चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा।
जितना आया है उतना गया है। ठीक, जैसे मान लो कि अगर हम यहां पे मैं बना देता हूं, मान लो यहाँ पे एक कोई लाइन है, इसमें कुछ रखा हुआ है कैपेसिटर, फिर यहाँ पे एक लाइन है, फिर यहाँ पर एक कोई कैपेसिटर रखा हुआ है, फिर यहाँ पर कोई लाइन है, यहाँ पे कोई कैपेसिटर रखा हुआ है, फिर यहाँ पे कोई लाइन है, यहाँ पे कोई कैपेसिटर रखा हुआ है। अब सपोज चार्ज इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो अब देखो यहाँ से जो भी चार्ज आता है, सपोज Q चार्ज आता है, अब यहाँ जाएगा, मान लो Q1 गया इधर, सपोज Q2 गया इधर, सपोज Q3 गया इधर, तो किसी भी हालत में जो Q है ना वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये आपका Q होगा। ये आपका लॉ नंबर 1 है ना। चलिए अब देखो लॉ नंबर 2, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है। सेकंड लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप अगर एक लूप के अंदर चलते हैं, क्लोज लूप में, है ना, इन एनी क्लोज लूप ऑफ एनी नेटवर्क, देखो मैं इसको थोड़ा सा लिख रहा हूं यहां पे पूरा ध्यान से, तो सेकंड लॉ को आप एक बार जरा लिख लीजिए अच्छी तरह से। इन एनी क्लोज लूप, इन एनी क्लोज लूप, इन एनी क्लोज लूप ऑफ एनी सर्किट, in any closed loop of any circuit, net potential difference, net potential difference, एक मिनट, इसको इस तरह से मत लिखो, in any closed loop or any circuit, net potential drop in any closed loop, in any closed loop of any circuit, net potential drop, net potential drop, net potential drop across the cyclic loop, across the cyclic loop is equal to net available potential, net available potential, EMF और पोटेंशियल एक ही बात है ना, EMF और पोटेंशियल। बात को समझिए कि जैसे मान लो कोई नेटवर्क है, उसके अंदर एक क्लोज लूप होगा, क्लोज लूप मतलब वापस जाकर के वहीं पर आ जाओ। तो जैसे मान लो कोई नेटवर्क बन गया, यहां से गए, आए यहां पे वापस आ गए, इसी पॉइंट पर वापस आ गए, ए से चले, खूब घूमे फिरे नेटवर्क के अंदर, वापस वहीं आ गए ए पर, तो पता है क्या होगा, ए का पोटेंशियल वापस वही आ जाना चाहिए जो है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने यहां से चलना शुरू किया तो हमें यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप मिला, फिर कुछ यहाँ पे पोटेंशियल गेन मिल गया, फिर ड्रॉप मिल गया, फिर गेन मिल गया। अभी मैं बताऊंगा, एक्चुअल डायग्राम बना के बताऊंगा अभी। तो जितना ड्रॉप मिला और जो गेन मिला वो दोनों इक्वल अपोजिट होंगे, बराबर होंगे, जिससे कि नेट वापस ए पर उतना ही आ जाए, देखिए यहां पर मैं आपको एक सिंपल सा बना के बताता हूं कि जैसे मान लो ये एक कैपेसिटर है, ये एक दूसरा कैपेसिटर है, ये एक तीसरा कैपेसिटर है ना। अब यहां आपको एक सेल मिल गया है, यहां आपको एक सेल मिल गया है, यहां आपको एक सेल मिल गया है, ये आपको सीन हो गया साहब, ठीक है ना। अब आप इस पॉइंट को लिख दो ए, इसको लिख दो बी, इसको लिख दो सी, इसको लिख दो डी, है ना, इसको लिख दो ई और इसको लिख दो एफ और इसको वापस ए लिख दो। अब ये क्लोज्ड लूप है, क्या है, क्लोज्ड लूप है ना। ए से चलकर हम वापस ए पर आएंगे, ए से चलकर हम वापस ए पर आएंगे, करेक्ट। तो पता है क्या घटना होगी, घटना ये होगी कि इस कैपेसिटर पर जो भी वोल्टेज है ना, सपोज ये जो सेल है इनका वोल्टेज सपोज VV है, मान लो VV है, करेक्ट, VV है। अब ये V है, ये V है, यहां पे मान लो ड्रॉप हुआ है V1, मान लो यहां पे ड्रॉप हुआ है V2, यहां पे ड्रॉप हुआ है V3।
ये V1 V2 V3 तो ड्रॉप है, मतलब कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। कैपेसिटर क्या है? एक एलिमेंट है जो पोटेंशियल को पैक करता है, पोटेंशियल को एक्सेप्ट करता है, पोटेंशियल को ग्रहण करता है, पोटेंशियल को अपने अंदर रख लेता है। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप कहलाता है कि यहां पर पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है, ठीक है ना। तो देखो ये V1 V2 V3 ये V है, तो मैं कहूंगा कि नेट पोटेंशियल ड्रॉप है ना, हमने क्या कहा? नेट पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू नेट अवेलेबल ईएमएफ। नेट अवेलेबल ईएमएफ, क्या अवेलेबल है, क्या था और क्या गया, नेट अवेलेबल ईएमएफ। तो भाई जो था वही गया, जो नहीं था वो नहीं गया है। ये रूल है नेचर का, जो होता है ना वही जाता है, जो नहीं होता नहीं जाता, ठीक है ना। एक सेठ जी थे, उनको जंगल में लूट लिया, तो सेठ जी का खजाना लूट गया। एक भिखारी था, उसके पास एक कटोरा था, लुटेरों ने कटोरा लूट लिया। किसका ज्यादा लूटा? सेठ जी का। सेठ जी के पास था, होता नहीं तो लूटता भी नहीं। ये बराबर आया, तो ये हमेशा ऐसा ही आएगा। अब ये तो आपके जो लो है ना, इस लो जो सेकंड लो है ना, इसको मैं ज्यादा अच्छी तरह से, अगर आप चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको और समझा दूं सेकंड लो को। देखिए सेकंड लो ये है ना, कैपेसिटर वाले में पूछते नहीं है, लेकिन सर्किट वाले में बहुत पूछेंगे। ये कैपेसिटर वाले में नहीं पूछा जाता है। सेकंड लो कैपेसिटर वाले में वो ये है कि इफ वी गो थ्रू अ साइक्लिक नेटवर्क, और लूप। देखिए साइक्लिक नेटवर्क को ही लूप कहते हैं। लूप का मतलब क्या है? आप ए से गति प्रारंभ करिए, ए से शुरू करिए, ए से चलना शुरू करिए और वापस ए पर आ जाइए, इसको कहते हैं साइक्लिक। इफ वी गो थ्रू अ साइक्लिक नेटवर्क और लूप, अगर हम एक साइक्लिक नेटवर्क और लूप से चलते हैं, देन फाइनली come back to a point, finally come back to same point, है ना, finally come back to same point। then finally come back to same point। we get same potential, as it was, जैसा था वैसा पोटेंशियल मिल जाता है। जैसे आप यहां से यात्रा शुरू करिए, आपने तो यहां मान लो पोटेंशियल था कुछ भी था मान लो, है ना, 10 वोल्ट था, तो आप जब वापस घूम करके आएंगे ना, तो आपको वापस यहाँ 10 वोल्ट ही मिलेगा। तो क्या है? इफ वी गो थ्रू अ साइक्लिक नेटवर्क और लूप, देन फाइनली कम बैक टू सेम पॉइंट, वी गेट सेम पोटेंशियल एज इट वाज। जैसा था वैसा पोटेंशियल मिलेगा, राइट। अब जैसा था वैसा पोटेंशियल वापस मिल जाएगा। इट मींस अपने आप में क्लियर हो गया। इट मींस लॉस ऑफ पोटेंशियल in the loop, loss of potential in the loop will be exactly equal to the available EMF, in that loop। बस ये होगा ही होगा, ऐसा होगा ही होगा, तभी वो ऐसा होगा कि वापस आपको मिल जाएगा। देखिए ये सब बातें जो है ना कैपेसिटर वाली हुई। मैंने आपको बता दिया कि कैपेसिटर्स में आपको ये चीजें पूछी नहीं जाती हैं, ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ना। हाँ, तो किरचॉफ्स लॉ कैपेसिटर वाला नहीं पूछा जाता, लेकिन जो वो है ना रेजिस्टेंस वाला, उसे तो साहब बहुत अच्छी तरह से पूछा जाता है, बहुत अच्छी तरह से पूछा जाता है। चलिए हम जरा बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ इन रेजिस्टिव सर्किट। आप कहेंगे सर
आप अभी जो है कैपेसिटर वाला चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो उसमें आप जो है रेजिस्टेंस वाला क्यों लाना चाहते हो बीच में? देखिए रेजिस्टेंस वाला लाना चाहते हैं इसलिए बीच में कि उससे क्या फायदा होगा कि आपके कैपेसिटर्स के जो डिफिकल्ट नेटवर्क है ना, बहुत डिफिकल्ट, वो आप सॉल्व कर देंगे सारे, इसलिए उसको मैं बीच में डाल देता हूं। हेल्प मिलेगी उससे, सोचने का तरीका मिलेगा एक, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं कैपेसिटर किरचॉफ्स लॉ चलो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा देंगे, है ना। फिलहाल मैं एक छोटा सा काम कर देता हूं, रेजिस्टेंस जो है ना, ओम्स लॉ वो बता देता हूं और सीरीज पैरेलल के रिजल्ट बता देता हूं, ठीक है। फिर किरचॉफ्स लॉ इन रेजिस्टेंसेज वो हम कल बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। किरचॉफ्स लॉ जो है ना, किरचॉफ्स लॉ फॉर रेजिस्टिव सर्किट्स, फॉर रेजिस्टेंसेज, रेजिस्टेंस सर्किट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल लेकिन मैं अभी जो है ना रेजिस्टेंस के बारे में बात करना चाहता हूं, नेक्स्ट लेक्चर, है ना। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अभी मैं रेजिस्टेंस के बारे में बात करना चाहता हूं, और रेजिस्टेंस में आप सब लोग जानते हैं, मैं उसके जो है ना ओम्स लॉ तो आप जानते ही जानते हैं, है ना। हाँ, ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। आर है रेजिस्टेंस, है ना। किसी भी रेजिस्टेंस में जब कोई करंट फ्लो होता है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, और जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाय द करंट रेजिस्टेंस होता है। आप सब लोग एक चीज ये जानते हैं और एक चीज ये भी जानते हैं, R इक्वल टू रो L अपॉन P, ठीक है। ये मैं अभी ज्यादा बात करना नहीं चाहता। मेरी जो अभी इच्छा है वो है रेजिस्टेंस की बात करना, उसके बारे में, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इस पर मैं थोड़ा सा बातें करना चाहता हूं। देखिए जी, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन की दो तीन बातें मैं बता दूं। आई सेम आएगा, सब में सेम आएगा आई। वी विल नॉट बी सेम, सबके वी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो देखो अब जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हैं R1 R2 R3, R1 R2 R3, और यहां पर कोई बैटरी लगा देते हैं V, तो देखो बेटा एक बात सुनो, करंट तो आपका आई आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, और इक्वल आएगा सब जगह, सब जगह सेम करंट आएगा, अलग अलग करंट हो ही नहीं सकता। सीरीज सर्किट कैन नॉट हैव डिफरेंट करंट्स। अब देखो जो V1 आएगा ना, यहां पर V1 वोल्टेज ड्रॉप, यहां पर V2 वोल्टेज ड्रॉप, यहां पर V3 वोल्टेज ड्रॉप, तो मैं कहूंगा V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 एंड V3 बराबर IR3। मैं कहूंगा V नेट जो है वो है V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर I, R1 प्लस R2 प्लस R3, V अपॉन I इक्वल टू R इक्वल टू R1 प्लस R2, ये आपका नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा इसमें। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, और वो तो सीरीज में होता ही है, इसको पढ़ाएं ना पढ़ाएं क्या फर्क पड़ रहा है ना। चलो जी, अब हम जरा पैरेलल सर्किट बता देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखो जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप रेजिस्टेंसेस लगाएंगे ना, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, दोनों चैप्टर्स को धीरे धीरे मिक्स कर रहा हूं, मर्ज कर रहा हूं, और इनको मर्ज इसलिए करना है क्योंकि ये दोनों मर्ज होकर के ही अच्छी तरह समझ में आते हैं, नहीं तो आप कैपेसिटर्स में बहुत परेशान हो जाएंगे। ये आपका वोल्टेज है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या खास बात होती है? नंबर वन, V सेम होता है सबका, I अलग अलग होता है, I डिफरेंट होता है सब, I इज नॉट सेम। तो देखिए ये V है तो यहां भी V होगा, यहां भी V होगा, यहां भी V
होगा, सबका वोल्टेज सेम आएगा। अब जब वोल्टेज सेम आएगा तो मैं कहूंगा I1 यानी फर्स्ट करंट आएगा V अपॉन R1, सेकेंड करंट V अपॉन R2, थर्ड करंट V अपॉन R3। ये आपके पास करंट आ गया। अच्छा जी, यहां से जो करंट आया है ना I, ये आएगा I1, I2, I3। तो आपके पास में I नेट आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। आप चेक करिए, I इक्वल टू आएगा V अपॉन R1 चेक करिए, तो ये आएगा I अपॉन V बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये I अपॉन V को 1 अपॉन R कहते हैं जी। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई, करेक्ट? हाँ बिल्कुल एकदम सही। अब यहां पर मैं जो है ना एक छोटी सी बात और बता देना चाह रहा हूं कि अगर मान लो यहां से करंट I आ रहा है, यहां हमने दो रेजिस्टेंस लगा दिए, दो रेजिस्टेंस लगा दिए R1 और R2। तो हाउ दिस डिवीजन ऑफ करंट विल टेक प्लेस? ये R1 है बेटा, ये R2 है और ये I है। तो देखिए किस तरह से करंट का डिवीजन होता है। हम कहेंगे ये I1 है, ये R1 है, ये R2 है ना, और ये I है। तो ध्यान दो क्या है, ये इस तरह से है कि मैं इसमें करंट I1 बहाऊंगा और इसमें करंट I2 बहाऊंगा, I1 एंड I2। देखना बेटा, बात यह है कि ये दोनों पैरेलल में है, तो इस पर जो भी वोल्टेज आएगा ना, सेम वोल्टेज इस पर होना पड़ेगा। हाँ, ये बात पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होना पड़ेगा। इसका मतलब फर्स्ट कंसेप्ट है I1 R1 बराबर I2 R2। देखिए I1 अपॉन I2 क्या होगा? I1 अपॉन I2 होगा R2 अपॉन R1। इनडायरेक्टली स्पीकिंग हम ये कह सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। जहां बड़ा रेजिस्टेंस होगा वहां करंट कम होगा और जहां छोटा रेजिस्टेंस होगा वहां करंट ज्यादा होगा, राइट? अब यहां हम कहेंगे I इक्वल टू क्या? I1 प्लस I2। मुझे I1 करंट निकालने की इच्छा हो रही है, आई वांट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ I1। तो देखिए I बराबर I1 प्लस I2, तो आप I1 को कॉमन लीजिए जल्दी से, तो इट विल कम I1 प्लस I2 अपॉन I1। चेक करो जरा, 1 प्लस I2 अपॉन I1 आया ना। अब जब आपके पास ये आया तो मैं इसको लिख रहा हूं I1 1 प्लस I2 अपॉन I1। I2 अपॉन I1 को मैं लिख रहा हूं R1 अपॉन R2। तो देखो जी, I बराबर है I1 और यहां है R1 प्लस R2 अपॉन R2। आप कह सकते हैं I1 बराबर I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। चेक करिए, ये आपके पास I1 आया। कुल मिलाकर के मैं इन दोनों रिजल्ट्स को यहां लिखना चाह रहा हूं, आप नोट करिए अच्छी तरह से और हमेशा के लिए नोट कर लीजिए। I1 बराबर I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका रिजल्ट है I1 यानी फर्स्ट करंट। सेकंड करंट I2 जो है वो ये है I R1 अपॉन R1 प्लस R2। आप इसे भी नोट कर लीजिए। ये आपके दो रिजल्ट मैंने बताए हैं आपको, और इनका यूज जो है ना फ्रीक्वेंट होगा, बहुत बार बार होगा, तो वो आप लोग कर लीजिए। कल हम क्या करेंगे वो मैं मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जो अगला वाला लेक्चर जो आने वाला है उसमें हम क्या करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगला वाला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? तो देखो क्या होगा, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ इन रेजिस्टेंस सर्किट, है ना? किरचॉफ्स लॉ इन रेजिस्टिव सर्किट्स, ये हम पढ़ाएंगे। इसके अलावा अगले लेक्चर में मैं आपको एग्जांपल्स ऑफ
पोटेंशियल गेन एंड पोटेंशियल फॉल, इसके बारे में बहुत सारी बातें करूंगा। पोटेंशियल फॉल एंड पोटेंशियल गेन, इस पर बहुत सारी बातें करेंगे। और एक्चुअल में यहीं से आपके क्वेश्चंस जो है ना आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, कॉम्पिटिशन में भी आते हैं, जेईई मेन में भी आएंगे, एडवांस में भी आएंगे, नीट में भी आएंगे, बोर्ड में भी आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, राइट। उसके हम ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे, राइट। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज करने से पहले हम इसके इतने सारे एग्जाम्पल करेंगे कि शायद लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का हो सकता है नंबर ही ना आए, है ना। हाँ, लेकिन जो भी है ना, यहाँ भी देखिए आपके इसमें जो है व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा है। व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन वही है, क्या, रेशियो ऑफ दी करस्पॉन्डिंग साइड्स, इससे बस वही रूल है, तो वो रूल यहां भी लगेगा, ठीक है। कल का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, मतलब अगला लेक्चर इसका, वो कब आएगा या इसके बाद देखो आप, ये है ना, ये सारे क्वेश्चंस जो है सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद आपके, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए जी, तो नमस्ते।